जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि जहां पर वो अधजले नोट मिले हैं वो सबके लिए खुला हुआ है, गार्ड्स भी वहां जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है जो उस कंपाउंड के अंदर है। पूरा मामला बहुत फिशी है। कैसे एक सीनियर जज ने कथित वीडियो वर्षा दत्त को लीक किया। जस्टिस वर्मा फाइनेंस से जुड़े हुए मसलों के एक्सपर्ट थे और आमतौर पर उनके जो केसेस हैं उसमें कई मसले ऐसे हुए हैं जिससे सरकार असहज हुई। हेमंत सोरेन की जमानत वाला मसला भी था, कुछ ईडी के मसले थे। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे राज्यसभा, जिसके चप्पे चप्पे पर कैमरेज हैं और निगाहें रहती हैं, उसकी सीट पर 50,000 की गड्डी रखती थी। आप 3 महीना हो गया, किसी को मालूम पड़ा कहां से आए थे नोट हो। और नंबर 2 के लिए जो विवाद चल रहे हैं उसके अंदर एक तरफ योगी जी का गिरोह चल रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह का चल रहा है, और अब सत्ता का चस्का अजीत डोभाल को भी लग चुका है। वो इतने साल से प्रैक्टिस में वो जस्टिस है, वो क्या नोट के बोरे उस आउट हाउस में रखेगा जहां पर उनका एक्सेस ही नहीं है। दुनिया में यदि मैं आपके घर में तलाशी लेने आता हूं तो पहले मुझे आपके घर वालों को तलाशी देना होगी। अदरवाइज मैं आपके घर में जाऊं, एक जेब में गांजे की पुड़िया रख के जाऊं और आपकी टेबल पर टिका के लौट आऊं। और ये हुआ इस देश में। तो औरंगजेब का विरोध करने पर किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। आप औरंगजेब की खूब गालियां दो, लेकिन वहां विवाद कब शुरू हुआ था? जब कलमा लिखे हुए कपड़े को जलाया गया, उसके बाद वहां विवाद शुरू हुआ। मुझे लगता है कि पहले जो किताबें चलती है मधुर कहानियां, मनोहर कहानियां टाइप की, वो सब पुलिस वाले ही लिखते थे। तो आज भी जो है ना, अब तो उनको सोगली है तो कहीं वो एक सरकमस्टांसेस डाल देंगे, एआई से एक एफआईआर तैयार होके आ जाएगी। भाई जब आपके पास डोभाल सरी का जासूस है, अमित शाह सरी का गृह मंत्री है, चप्पे चप्पे पे आप दावे करते हो कि लाइन एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, कोई पंख नहीं मार सकता है, तो फिर भारत में बैठे हुए लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से बैठ के कॉन्स्पिरेसी कैसे कर लेते हैं? आज की तारीख में कितने कॉल पाकिस्तान हुए, सिग्नल से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, ये 1 मिनट में हर पल का डेटा आता है। अच्छा, तो कैसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है? यानी आप यू आर द पार्ट ऑफ द फेलियर गवर्नमेंट। नेहरू युग का अंत होना ही आरएसएस का मजबूत होने की वही शुरुआत होती है जहां नेहरू एरा समाप्त होती है। लेकिन नफरत इस लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस दूसरे इलाके में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट का जस्टिस देवीनंदन खत्री किस्म के कॉन्स्पिरेसी में फंसा हुआ है। एक एमएलए उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि योगी पे तो जादू टोना किया हुआ है, वो तो दूसरे के इशारे पे चलता है, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी। स्वागत है पंकज जी आपका। नमस्ते पंकज जी, मुझे जो पहली खबर समझ में आ रही है जिस पर चर्चा करना चाहिए, 2 दिन से तो चली रही है, जस्टिस यशवंत वर्मा की खबर है। इसमें असल में ये खबर इसलिए चर्चा लायक समझ में आती है क्योंकि इसमें तमाम दांव पेच समझ में आ रहे हैं जो मीडिया में खबरें हैं उसके हिसाब से। तो ये नहीं पता चल रहा है कि बिहाइंड द सीन असल में क्या चल रहा है। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि जहां पर वो अधजले नोट मिले हैं वो सबके लिए खुला हुआ है, गार्ड्स भी वहां जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है जो उस कंपाउंड के अंदर है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि सख्त है, वो वीडियो रिलीज कर देता है, वो कॉल डिटेल मांग लेता है और वो ये भी कहता है जस्टिस वर्मा से कि आप अपने फोन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, कुछ डिलीट ना करें, कुछ मॉडिफाई ना करें। कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कोई किसी को बचा रहा है या कोई क्या है। देखिए, 2-3 चीजें तो बहुत स्पष्ट है इससे। आप एक व्यक्ति परक या एक विशेष केस पे ना जाएं। इसको समग्र रूप से देखें तो जुडिशरी इतनी पाक साफ नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से जगदीश धनखड़ और बहुत सारे भाजपा के लोग कॉलेजियम के खिलाफ और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने की बात कर रहे थे, उस पर एक बढ़ता हुआ एक कदम है। तीसरी चीज है कि ये पूरा मामला बहुत फिशी है। कैसे एक सीनियर जज ने कथित वीडियो वर्षा दत्त को लीक किया। कैसे एक वरिष्ठ अधिकारी ने
टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार को एक खबर लीक की। ठीक है। अब इसका यदि दिल्ली की लीगल पैटर्निटी पे हम बात करें, जहां जिसके अंदर अभी हाल ही में बार के इलेक्शन भी निपटे हैं, और चूंकि इसकी सबसे ज्यादा चिंता वकीलों को है, जो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और जो लोग पिछले 3 साल से केवल ये जानते हैं कि फला जज होगा तो फला डिसीजन देगा, फला के पक्ष में देगा, फला के जस्टिस वर्मा फाइनेंस से जुड़े हुए मसलों के एक्सपर्ट थे, और आमतौर पर उनके जो केसेस हैं उसमें कई कई मसले ऐसे हुए हैं जिससे सरकार असहज हुई। हेमंत सोरेन की अच्छा। जमानत वाला मसला भी था, कुछ ईडी के मसले थे। असल में ये एक बहुत एक स्थापित होती जा रही खबर, जिसको अभी लोग लिखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वास्तव में ये पूरा खेल ये है, जस्टिस वर्मा को डोभाल का गेल पालिका माना जाता है। एक जस्टिस वीपी सिंह है, उनको अमित शाह की पालिका माना जाता है। दिल्ली में एनआईए हो, दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो, या जुडिशरी के बहुत बड़े लेवल पर हो, ये दो जो गिरोह हैं, डोभाल वर्सेस अमित शाह, ये बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे मचा हुआ है घमासान। ये केस शुरू होता है सीपी सिंह को लेकर। जस्टिस अच्छा। सीपी सिंह के मामले में जस्टिस योगेश वर्मा ने कुछ एडवर्स कमेंट किए थे। जगदीश सीपी सिंह इनके आदमी माने जाते थे। चंद्रचूड़ ने भी उसमें बजा दिया था रखकर, और कई कई ऐसे मसले चलते रहे थे। इसमें ये शुरुआती झगड़ा सीपी सिंह वर्सेस वर्मा था। उसके बाद में फिर ये उनके आकाओं के बीच में संभावना की लड़ाई हो गई। ये इतना सरल नहीं है। देखिए, आप एक मान के चलें, कुछ लोग कहते हैं कि जहां पे आग होती है वहीं धुआं होता है। ये सब बकवास की थ्योरी हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पे राज्यसभा, जिसके चप्पे चप्पे पर कैमरेज हैं और निगाहें रहती हैं, उसकी सीट पे 50,000 की गड्डी रखती थी। आप 3 महीना हो गया, किसी को मालूम पड़ा कहां से आए थे नोट हो? किसी ने चर्चा की उस पर? तो इस सरकार के साथ दिक्कत क्या है कि ऊपर ऊपर सबको दिखता है कि नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है और सब लोग उसके अंडर में चल रहे हैं, लेकिन एक पैरेलल चर्चा जो अभी आरएसएस की मीटिंग में भी गोपनीय रूप से होती रही, कि मोदी जी की अब जो एज हो रही है, ऑब्वियसली एज फैक्टर हर समय नेक्स्ट, वो उन्होंने अपने आप को पार्टी और विचारधारा से इतना बड़ा बना लिया है कि अब कोई उनकी उसको चैलेंज ना करे, इस पोजीशन में वो आ गए। और नंबर 2 के लिए जो विवाद चल रहे हैं उसके अंदर एक तरफ योगी जी का गिरोह चल रहा है, दूसरी तरफ अमित शाह का चल रहा है, और अब सत्ता का चस्का अजीत डोभाल को भी लग चुका है। ये अलग गुट के ही हैं, बिल्कुल अलग गुट के हैं अजीत डोभाल, आप ये अजीत कह रहे हैं? डोभाल अजीत डोभाल अजीत डोभाल बेसिकली अजीत डोभाल जो भी है मोदी के समर्थन के कारण है। ठीक है। तो अमित शाह अब पसंद नहीं मोदी तो करते अपने आप को, सर? अमित शाह पसंद नहीं करते? दिल्ली दिल्ली में जितने भी साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक गलियारे हैं, टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी है, एनआईए है, ये सभी लोग जानते हैं इस तरीके की दोनों गुट जो जिस प्रकार की बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर बड़े लेवल पर छूट दी जाती है, जिस प्रकार से जावेद को परवेज को, सॉरी, कश्मीर में गिरफ्तार किया गया, जिस परवेज को अमित शाह बहुत लंबे समय से एनजीओ के रूप में यूज कर रहे थे, उसके बाद में उसको डोभाल के एनआईए ने उठा के गिरफ्तार कर लिया। उसमें एक वो जहूर करके जर्नलिस्ट भी है। एक इतनी पैरेलल पॉलिटिक्स चल रही है कि कश्मीर में भी जो एक एनआईए की टीम काम कर रही थी, जब वो ट्रांसफर होकर दूसरी आती तो दूसरी टीम जो है पहले टीम के एसपी को भी एक मामले में एक्यूज बना देती है। तो ऊपर लेवल पर होता था, दीपक नेगी का नाम हटता है, एक पंडित जी थे दिल्ली पुलिस में आईजी लेवल पे, एनआईए में डेपुटेशन पे, तो उनका नाम भी उसमें फंसा जा रहा था। ये जितना सहज सामने दिख रहा है, ये नहीं, उतनी भले ही स्टोरी है।
ये भले ही बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जैसे आपने बताया, ये सच में बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बात तो तय है ना पंकज जी की चाहे डोभाल साहब का गुट हो, चाहे गृह मंत्री का गुट हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि इस मामले में सरकार शामिल है। अगर आपकी बातों पर जाए तो ऐसा लगता है जैसे सरकार खुद शामिल है इसमें। नहीं, सरकार कौन है? मुझे आप बताओ, सरकार कौन है? क्या केवल प्रधानमंत्री सरकार है, या केवल गृह मंत्री सरकार है, या केवल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरकार? देखिए क्या है, सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका कोई व्यक्ति नहीं है। जो बीजेपी और आरएसएस ने पिछले 11 साल में कोशिश की उसको व्यक्ति बना दिया, वास्तव में पूरा तंत्र है। और उस तंत्र की मशीनरी में छोटे हम्म। कलपुर्जे से लेके बड़े वाले टरबाइन तक होते हैं। जब हम्म। इतनी बड़ी साजिश चल रही है, आज अचानक फिर से अखबारों में न्यूज प्लॉट कराई जाती है पीटीआई के जरिए कि एक 500 रुपए के जले हुए नोट का टुकड़ा जस्टिस वर्मा की कोठी के बाहर मिला है। यार, जब 5 बोरे आप दिखा सकते हो तो एक टुकड़ा घर के बाहर दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा? भाई, आप एक चीज देखिए, वो इतने साल से प्रैक्टिस में है, वो हम्म। जस्टिस है। वो क्या नोट के बोरे उस आउट हाउस में रखेगा जहां पर उनका एक्सेस ही नहीं है? सोचने वाली हर बात है। आदमी अपने इस तरीके को पैसा सुरक्षित कहाँ रखेगा? जहां किसी की रीच ना हो। जो उसके पोजीशन में हो, है बिल्कुल। ना? और हम्म। उस दिन आग लगती है जिस दिन वो इस शहर में नहीं है। है ना? हम्म। वो तुगलक रिसर्ट जो है, तुगलक रिसर्ट वो एक आइसोलेटेड टाइप की लेन में से है। वो हम्म। मेन रोड पे नहीं है। जो तुगलक रोड थाने से जब हम आईएनए मार्केट की ओर चलते हैं, तो एक हम्म। अंदर से एक ऐसा स्थान है, वो गली सी ही है जिसको कहना चाहिए, उसमें कुछ हम्म। कोठियां हैं। और उसमें पीछे की तरफ आग लगी है। वो हम्म। इलाका मेरा देखा हुआ है जिसके अंदर जो जनरली जो पुरानी कोठियां, उसके अंदर पीछे सर्वेंट्स के आउट हाउसेस हैं। इसका एग्जैक्टली मतलब इस। कोठी बिल्ली देखी, लेकिन उन्हें आसपास की देखी। ये एक्चुअल क्या है, देखिए, ये हम्म। सरकार जो है, ये जो एक टीवी सीरियल आता था ना, वो राजा वाला, जिसके अंदर एक महल के अंदर बहुत सारी साजिशों में साजिश चलती, बड़ा देवकीनंदन खत्री का था चंद्रकांता। वो। चंद्रकांता। यस, हम्म। चंद्रकांता में आपने देखा ना कि एक साजिश से दूसरी साजिश में वो सब घुली मिली रहती। तो अब हम्म। ये सरकार जो है कि एक व्यक्ति लार्जर देन लाइफ हो गया हम्म। है ना? वो बनताला भी जाता है, कंटाला भी जाता है, सब जगह अब वही जा रहा है ना? सरकार में विदेश योजना बने, अर्थ योजना बने, सब में एक ही व्यक्ति जा रहा है। हम्म। अब हर व्यक्ति को जल्दी है कि नेक्स्ट 5 ईयर में मेरा क्या होगा, क्योंकि जो लोग 70 के आसपास पहुंच रहे हैं उनको है कि हमारा नेक्स्ट 5 ईयर में क्या होगा, हम्म। है ना? शाह के हाथ बिल्कुल। से उसको बहुत सारी सत्ता खिसकती दिख रही। देखिए, ये जो साधारण खेल नहीं है। यदि हम पिछले हम्म। 6 महीने के जस्टिस वर्मा के कुछ डिसीजंस थे, उनको हम्म। निगाह देखे, देखिए पैसा कहाँ से इतना आएगा। वो ये एक तरीके से अंदर से प्रूव करना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की जमानत वाले मसले में कहीं पैसा दिया है, ऐसा कई कई हम्म। चर्चाएं हैं। खैर, ये क्योंकि चर्चाएं ही हैं, और जिस तरीके की पहले नकारा गया, फिर कहा गया, भाई आप एक चीज बताइए कि यदि मेरे पोजीशन में नोट मिले, तो जैसे जस्टिस वर्मा का कहना था कि हमको बताते तो भाई आपके घर में मिले, उनको किसी ने खबर ही नहीं की, उनको हम्म। बताया ही नहीं। भाई, एक मीडिया में जो जो खबर है जो पंकज जी। जुरिस्डिक्शन है, जी जी। जी। उसमें कहते हैं कि यदि किसी चोर से चोरी का सामान जब्त होता है तो उसकी हम्म। मौजूदगी में होता है, वो दो गवाहों की मौजूदगी में होता है। हम्म। यदि बाद में कोई जब्ती हो जाए तो कोर्ट में उसको संदिग्ध गवाही मानी जाती है, क्योंकि कि आपने उस व्यक्ति के सामने प्रूव ही नहीं किया। भाई, मैं आपके घर में आऊं, मैंने एक नियम है कि यदि मैं आपके घर में तलाशी लेने आता हूं तो पहले मुझे आपके घर वालों को तलाशी देना होगी। हम्म। अदरवाइज मैं आपके घर में जाऊं, एक जेब में गांजे की पुड़ी रख के जाऊं और आपकी हम्म। टेबल पर टिका के लौट आऊं। और ये हुआ इस देश में। तो जो लीगल सिस्टम है वो ये कहता है कि आपको पहले अपनी भी जामा तलाशी देनी होगी। हम्म। होता है ना होता है वो अलग मसला है। हम्म। हम्म। ठीक है? तो ये जो मसला है, ये बहुत
बड़े लेवल का है, यानी जो सामने दिख रहा है। देखिए आरएसएस और बीजेपी की हर समय आप याद रखिए, जो हम्म सामने दिख रहा है वो नहीं होता है। जो इनकी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं, वो नेक्स्ट फाइव हम्म। 10 ईयर की चलती है और सामने कुछ दिखा के और कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही आपने जितनी बातें बताई हैं, इन सारी बातों से लग रहा है एक तो मतलब ये जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इसमें आपस में ही बहुत सारा झगड़ा है, और दूसरी बात ये कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कानून और संविधान के पूरी तरीके से खिलाफ है। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए कि वो 2-3 महत्वपूर्ण केस कौन से हैं? जैसे आपने एक बताया हेमंत सोरेन का केस, और ऐसे 2-3 महत्वपूर्ण कौन से केस हैं जिसमें जस्टिस वर्मा शामिल थे, जिससे सरकार मेरे असहज पास ना हुई है? उसका मेरे पास में उसका रिकॉर्ड है, लेकिन मैं तत्काल में याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा मटेरियल और इतने सारे ऑर्डर्स और इतना सारा डिटेल लगातार हमारे पास आ रहा है। क्योंकि आमतौर पर जो दिल्ली के पत्रकार हैं वो लोगों के पास में लीगल पैटर्निटी में इतनी ज्यादा पकड़ नहीं होती, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास में दिल्ली के जो श्रेष्ठतम वकील हैं उनकी हम्म। एक्सेस है, और उनके बीच में जो चर्चा हो रही है वो मुझे जानकारी है। क्योंकि अधिकांश वकील ऐसे मसलों की पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, क्योंकि कल उनको कोर्ट्स में खड़ा होना है। लेकिन है हम्म। मेरे पास में, मैं शायद होगा तो अगले हफ्ते जब हम बैठेंगे तो उनका डिटेल आपको दूंगा। और सीपी सिंह बिल्कुल। वाला केस क्या है, सीपी सिंह के केस को किस प्रकार से सीवाई चंद्रचूड़ ने पलटा था, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। चलिए ठीक है, हम लोग अब दूसरी खबर में आते हैं पंकज जी। एक खबर है जिसमें ये जो शाही जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं जफर अली, इनको जफर अली हाँ, संभल चार वायलेंस महीने में बाद गिरफ्तार की। हाँ गिरफ्तार कर गिरफ्तार लिया किया है। गया। और सारा जो है ठीकरा इन्हीं के ऊपर फोड़ दिया गया है कि आपने ये ही तो उनका इंस्टिगेट किया था, कि ये वायलेंस तो भी आपने ही एक instigate किया था। जी जी। ये सेम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो दिल्ली राइट से चलती रही है हम्म। कि शूट द मैसेंजर, सूचना देने वाले को गोली मार दो। नागपुर में भी यही हुआ। नागपुर में हम्म। जिन लोगों ने हम्म। औरंगजेब का विरोध करने पर किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है, आप औरंगजेब की खूब गालियां दो, लेकिन हम्म। वहां विवाद कब शुरू हुआ था? जब हम्म। कलमा लिखे हुए कपड़े को जलाया गया, उसके बाद वहां विवाद शुरू हुआ। जो लोग जाके थाने में जिन्होंने नारेबाजी की और कहा कि देखो ये गलत हो, उन सबको हम्म। नागपुर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दिया। अब यहाँ पर इनका कहना है कि केवल जफर जी को मालूम था कि सर्वे वाली टीम सुबह 6 बजे आने वाली है, और इसीलिए हम्म। वो कॉन्स्पिरेटर है। यदि अकेले जफर जी को मालूम था कि सुबह 6 बजे सर्वे की टीम आने वाली है, तो जो जैन और जो सर्वे की टीम को उसके साथ 150-200 लोग जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे, उनको कैसे खबर मिली थी? वो भी भाई आप पहुंच गए देखिए थे, ना, यदि सही हम बात। ये बोले कि आप, वो लोग भी तो थे ना, उनने भी तो 150 लोगों को खबर दी है ना। हम्म। कोई भी शहर ऐसा आइसोलेट नहीं होता है कि 150 हम्म। हिंदू लोगों को खबर हो जाएगी और मुसलमान लोगों को खबर ही नहीं होगी कि 6 बजे सर्वे हो रहा है। या उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा था कि इस खबर को गोपनीय रखना है। ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। पुलिस तो ऐसे केस बनाती। मैं आपको बहुत साल पुराना अपना केस बताऊं। उस हम्म। समय मध्य प्रदेश में सजग भारत करके अखबार निकालता था, और पुलिस को हम लोग बजाते रहते थे, जिसको कहते हैं पुलिस वाले कांपते थे हमसे। हम्म। तो बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया, और उसके पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक खबर छापी थी कि बाबरी मस्जिद का एक लेख था, विवाद क्या है। उसके बाद में छतरपुर के बस स्टैंड पे एक ठीक उसी तरीके का विवाद था, जिसमें गोसाई लोग कहते थे कि हमारे मंदिर की जमीन है और वहां पे मजार बनी हुई थी। उसको लेकर हमने कुछ छापा। हम्म। हमको रात में 2:30 बजे पुलिस ने घर से बुलाया। हम पढ़ाई कर रहे थे, एमएससी फाइनल था मेरा। हमको अरेस्ट किया और दमोह जेल भेज दिया। 107, अच्छा। 16, 151 शांति भंग होने की आशंका में। और 5-7 लोग थे। हमारे अखबार के चीफ एडिटर थे, ब्रजगोपाल चतुर्वेदी भी थे। जब हमने वो एफआईआर देखी, उसमें उन्होंने लिखा था कि पंकज चतुर्वेदी और ब्रजगोपाल चतुर्वेदी सड़क पर घूम रहे थे और कह रहे थे मुसलमानों की माँ की डैश डैश कर दो,
इनको आग लगा दो, जबकि वो शहर का कोई बच्चा भी नहीं सोच सकता है। अब तो हम कुछ गाली-फाली बकने भी लगे। हमारे छोटे से शहर में तो यानी हम बहुत शालीन बालक कहलाते थे। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हम झगड़ा कर सकते थे, बंदूक लेके घूमते थे, वो था। लेकिन पुलिस का एक तरीका है विशुद्ध झूठी कहानियां लिखना। मुझे तो लगता है कि पहले जो किताबें चलती है मधुर कहानियां, मनोहर कहानियां टाइप की, वो सब पुलिस वाले ही लिखते थे। तो आज भी जो है ना, अब तो उनको सहूलियत हो गई, वो एक सरकमस्टांसेस डाल देंगे, एआई से एक एफआईआर तैयार होके आ जाएगी। अब तो बिल्कुल। ये भी कर रहे हैं लोग, चैट जीपीटी में डाल के कर रहे हैं पुलिस वाले। हम्म। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी जांच, और इस जांच में भी उन्होंने क्या बोला था कि पाकिस्तान और अमेरिका का लिंक है, वहां के कारतूस मिल रहे। अभी नागपुर में उन्होंने बोल दिया इसका बांग्लादेश का लिंक है। फिर जब आपके पास डोभाल सरी का जासूस है, अमित शाह सरी का गृह मंत्री है, चप्पे चप्पे पे आप दावे करते हो कि लाइन एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है, कोई पंख नहीं मार सकता है, तो फिर भारत में बैठे हुए लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से बैठ के कॉन्स्पिरेसी कैसे कर लेते हैं? जो आपके कमिट्स है, यानी जिनको अब तो अजीत डोभाल ने पूरा एक बटालियन तरह तैयार किया इंटेलिजेंस का, उसको कमिट्स कहते हैं ना। कमिट्स है ना, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंसी, उसकी पूरी जेम्स यूनिट बॉन्ड। है। ये तो वो जेम्स हाँ, बॉन्ड बने उसकी हुए हैं। पूरी यूनिट सीआरपीएफ में भी है, सीआईएसएफ में भी है, बीएसएफ में भी है, रॉ के पास भी है, आईबी के पास भी है, और अलग से एनआईए और सबके पास भी है। जो हम्म। कॉल इंटरसेप्शन आज के देश में, आज के समय में देश में, आज की तारीख में कितने कॉल पाकिस्तान हुए, सिग्नल से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, ये एक मिनट में हर पल का डेटा आता है। अच्छा। तो कैसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है? यानी आप, यू आर द पार्ट ऑफ द फेलियर गवर्नमेंट। हम्म। आप, और आप देखिए ना कि एक साल से पूरा देश चिल्ला रहा है कि लद्दाख और अरुणाचल पे चीन कब्जा कर रहा है। आप मानते नहीं थे, अब उन्होंने चुपके से पार्लियामेंट में माना कि हाँ, लद्दाख में चीन ने 2 काउंटी घोषित कर दिए। हम्म। अब माना है किया जाके। ना अभी, हम। ठीक है ना। तो ये जो अभी माना है, इसके हम्म। पीछे की भी कोई थ्योरी होगी। ये इतने जैसे लोग नहीं है कि इतनी जल्दी मान लेंगे, इससे पीछे और कोई थ्योरी। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है कुणाल की, ये जो खबरें हमारे अखबारों में नहीं आ रही है, इन लोगों ने हम्म। समाज में नफरत किस लेवल पर खोल दिया है। कोई कहता है कि रामजी लाल सुमन को जवान काट लाओ, कोई कुणाल कामरान, एक मजाक है। नेहरू जी के यदि आर के लक्ष्मण द्वारा बनाए गए कार्टून देखो तो आपको लगे हत्या कर दी जाए। हाँ, सही बात है। लेकिन और नेहरू जी एनसीईआरटी में बोलते थे छपे कि हुए हैं। क्या, ठीक है। एनसीईआरटी में छपे हुए लेकिन हैं। कुणाल कामरान ने एक गाना गाया, आपने जाकर रेस्टोरेंट में तोड़फाड़ कर दी। हम किस समाज को बना रहे हैं? अब आप देखिए, अभी तक बस्तर और छत्तीसगढ़ में ये सब होता रहा। ये किसी अखबार में आप खबर नहीं देखेंगे। उड़ीसा में शुरू हो गया। हम्म। नवरंगपुर का जिले का एक विलेज है, वहां पर शिवनागुड़ा ट्राइबल है। हम्म। उस गांव में 70 साल का आदमी मर गया। उसके अंतिम संस्कार के लिए वहां के आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने बोला कि हम इसका अंतिम संस्कार है तभी होने देंगे तो जब धर्म बदल के तुम हिंदू बन जाओ। ओफो। उस गांव में 30 परिवार हिंदू के और 3 क्रिश्चियंस के। अभी 3 महीने पहले ठीक ऐसा ही मसला, 70 दिन एक व्यक्ति की लाश लगी रही थी, और वो व्यक्ति हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इतने लीचड़ तरीके से उसको बोल दिया कि 3 दिन सुनवाई की, और चौथे दिन हाई कोर्ट बिलासपुर को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आप इसका जरूरी हल निकालें, और बिलासपुर ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया कि आप इसका हल निकालें। वो हम्म। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जमीन पर ग्रेवयार्ड में अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करना चाहता था, और आरएसएस से जुड़े लोग संगठन ये नहीं कर। अब ये पूरा जो जो इनका इधर महाराष्ट्र का ट्राइबल बेल्ट, पूरा महाराष्ट्र है, इधर उसके बाद बस्तर, बस्तर के बाद में इधर उड़ीसा, झारखंड हम्म। अभी इनसे बचा हुआ। इस पूरे इलाके में ये सब लोग आदिवासियों को एक हिंसक हिंदू बनाने में लगे हैं, जैसा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था। गुजरात दंगा असल में क्या था? गुजराती भाई कोई लड़ने नहीं गए थे। हम्म। लूटपाट के लिए उन्होंने दाहोद, विद्यानगर के जो भील
आदिवासी थे उन लोगों को लंबे समय तक उत्तेजित किया कि तुम तो हिंदू हो, तुम तो हिंदू हो, और उन लोगों से लूटपाट और सब कुछ कराई। ठीक, अब ये पूरे इलाके में जो ट्राइबल्स हैं उनको हिंदू मिलिशिया के रूप में कन्वर्ट करके उनको आगे करके ये सब दंड फंद करा रहे हैं। और अभी वो जो दारा सिंह जो स्टेम सेल स्टेम सॉरी पादरी स्टेम की हत्या और उसके परिवार की हत्या में शामिल है, उसको आजीवन जिंदगी की सजा है, उसकी सजा माफ कराने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। हम्म। उसकी रिट चल रही है और उड़ीसा सरकार से पूछा है कि क्या, जाहिर है उड़ीसा सरकार लिखेगी कि इसका तो चाल चलन बड़ा अच्छा है ना, चाल और अच्छी पहले तो चाल चलन बीमारी की का दिखाता बहाना है। लेके उसको रिलीज करने की बात चल रही थी ना, दारा को, हाँ हाँ, बीमारी का क्या बहाना वो, लेकर के। हाँ अब यही सब चल रहा है इसके अंदर जो है। हम देखो कि इन सब खबरों पे कभी हमारे लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। और जबकि वो उड़ीसा की, अभी आपको तो इतनी बुरी स्थिति है, उड़ीसा के एक हिस्से में दिवाली के अगले हफ्ते, सॉरी होली के अगले हफ्ते लू चली, 42 डिग्री टेम्परेचर हुआ ओफो। लगातार। और दूसरे हिस्से में अभी जो कल की बात है, उड़ीसा का जो ये अलग अलग जगह पर, उड़ीसा में मयूरभंज वगैरह जो ये ट्राइबल इलाका है, वहां पे हम्म। इतनी भयंकर बरसात हुई है, ओले गिरे और बिजली गिरी और कम से कम 2 लोगों की डेथ हुई है। तो वो राज्य जो इतना हम्म। सेंसिटिव है क्लाइमेट चेंज को लेकर, हम्म। है ना, आप सुपर साइक्लोन के बाद वहां हजारों पेड़ उजड़ गए थे बड़ी मुश्किल से, वो सब रिकवर हो रहा है। हम उस राज्य की जो प्रमुख समस्या है क्लाइमेट चेंज की, पानी को लेकर है, वहां पर ये जीवा केंद्र पड़ा वाला पूरा इलाका जो है, वहां पर हजारों तालाब है लेकिन पानी नहीं है। हम्म। ये इन सब की चिंता किए बगैर तुम मुर्दा का अंतिम संस्कार करोगे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, ये गैर जरूरी चीजों पे हम, यानी अपने पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए सब चीज। बीमार मानसिकता से ग्रस्त हैं, जो जरूरी चीजें हैं उस पर ऐसा सच में है कोई कि लोग चर्चा नहीं करना चाह रहा। बीमार, ये सबको बीमार बनाना चाहते हैं ना, सबसे बड़ी चीज ये है। हम सबको बीमार बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ना चाह रहे हैं, है ना। अभी आप देखिए कि ये जो चर्चा है फॉक्सवैगन कार और भारत सरकार का टैक्स की लड़ाई को लेकर जो विवाद चल रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पर कितनी हमारी बेइज्जती हो रही है। अभी भारत सरकार ने हमारे जो प्याज के किसान थे, उनकी स्थिति थी, वो निर्यात रोक रखी थी, अब इन्होंने निर्यात शुल्क कम कर दिया, लेकिन अब हमारे यहाँ प्याज डंप हो रहा है। वो यही हम्म। प्याज होगा, अभी हो सकता है 3 महीने बाद लोगों को आंसू रुला ले। तो जो यानी डिमांड एंड सप्लाई है, गोडाउनिंग हम्म। है और रिलीजिंग टू मार्केट है, इसके लिए जो मैकेनिज्म बनना चाहिए, जो किसानों की भी मांग थी, जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं, जो मुझे लगता है कि चूंकि अब आप इस गर्मी में आप महसूस कर लोगे कि जो आपका क्लाइमेट चेंज है आपके देश हम्म। की बाजा बजा रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल आपको सही सिद्ध कहा होने आपने। वाला है ना। आज और ही के उसके ऊपर हम कोई चिंतित नहीं है उसके बारे में, तो ये एक बात है। और हम अभी भी उसी, जिसको हम, अगेन आई एम सेइंग इट इज मोरलेस द फूलिशनेस, हम हम्म। उसी पे लगे हुए हैं, है ना। आप बताइए कि हम लोग साजिशें कर रहे हैं, इसके घर नोट रख दो, उसकी सीट पे नोट रख दो, हम क्या कर रहे हैं, सत्ता है ना। में बने रहने आप की देखिए, जुगत है, किसी तरीके से सत्ता में बने रहे हैं, है ना, इसके अलावा आपने तो एक कुछ। तरह डिलिमिटेशन को लेकर इस देश में विवाद शुरू कर दिया हम्म। है ना। साउथ वर्सेस डिलिमिटेशन नॉर्थ को कर लेकर, दिया। है, हिंदी वर्सेस वो साउथ अकेले इंडियन भाषा। वो बहुत, भाई बहुत बड़े लेवल पर होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि जो मैं अभी किसी के लिए डिमांड पर एक लेख लिख रहा था, हम्म। मैं जैसे अपने यहाँ बताऊं, हम्म। हमारे यहाँ खजुराहो विधान लोकसभा सीट हुआ थी। हम्म। खजुराहो लोकसभा सीट का मतलब सीधा था टीकमगढ़ जिला पूरा, हम्म। छतरपुर जिले की 5 में से 4 विधानसभा सीट, जो 5वीं सीट थी बक्सवा, क्योंकि उसका जिला मुख्यालय से दूरी दमोह से पास में था और छतरपुर से कम था, तो 4 सीट। अब एक एमपी के पास में 2 जिले देखना है बस, हम्म। उधर दमोह पूरा जिला, हम्म। बक्सवा और पन्ना, हम्म। 1 सीट हो गई। हम्म।
सागर जो था सब बड़ा था, तो सागर एक सीट हो गई। अब आप देखिए उन्होंने जो खजुराहो सीट है, खजुराहो सीट को क्या किया, एक राजनगर विधानसभा क्षेत्र, फिर पन्ना जिले की कुछ सीट, फिर जाके कटनी की विधानसभा सीट। अब यदि आप छत्र एक एमपी के पास में 3 जिले, अब वो किस मीटिंग में जाएगा, उसके पैसे का कैसे वितरण करेगा भाई। मुझे लगता है कि जो आपकी रेवेन्यू यूनिट है, यानी जो आपकी इकाई है, उसी को जब तक आप मानक बना के काम नहीं करेंगे, मुझे भी मालूम रहेगा कि मेरा सांसद ये है। अब बिल्कुल। मैं छतरपुर शहर में रहता हूँ, मालूम पड़ा कि पहाड़ी के पार नहीं, हम तुम्हारे सांसद नहीं, तुम्हारा सांसद तो जो है वो पन्ना वाला है। तो हम्म। ये बिल्कुल। जो लिमिटेशन डिलिमिटेशन के नाम पर ये केवल ये एक मतदाता सूचियों को डिजिटलाइज करके देखते कि मेरा कौन सा वोट किसमें जुड़ जाए और किस कौन से मियाँ के वोट कम हो जाए और कहाँ से दलित के वोट दूसरे जगह चले जाएं, इससे बैलेंस कर लो, हम इसी पे टिके हुए हैं यही कर रहे हैं, जम्मू भाई। कश्मीर से लेकर के पूरे साउथ तक यही कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो यही है ना? किया है उन्होंने। नहीं, अभी एक समस्या और खड़ी होगी, यदि हम्म। स्टालिन ने और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ये बोलना शुरू कर दिया कि दूसरे राज्य के लोग यदि हमारे यहाँ नौकरी करने आएंगे तो उनको यहाँ का वोटर होना मैंडेटरी है, अभी इनको समझ में आ जाएगी। अभी तो ऐसा होता है ना कि पूरा होजरी इंडस्ट्री में तमिलनाडु के काम करने वाले लोग हैं बिहार के, हम्म। और जब वोट गिरना होता है तो उनको 200-300 रुपए टिकट के साथ दे दिया जाए, वोट डालने तू यहाँ आ जा। पूरी पटाखा फैक्ट्री जितनी है, पटाखा इंडस्ट्री है, होजरी है, है ना? सब में है ना? बिहार के तो लोग अब हैं। आप बताइए कि ये कैसे चलेगा कि तुम कमाओगे हमारे यहाँ से, तुम्हारा हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट हम करेंगे, और आप वोट देने बिहार जाओगे। हम्म। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तो अपने वोटर के लिए है ना। बिल्कुल सही बात, आपने बहुत सही बात उठाई कि अगर इस तरीके का हो कि, और ये सरकार कर भी सकती है, इसमें ये कोई नाजायज बात भी नहीं है कि हम आपके लिए कर रहे हैं, नहीं, आपकी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह हमसे आ रही है। तो अल्टीमेटली जब आप वोट दें तो स्टेट में ही किसी को दें, आप स्टेट में भाजपा को दे वही दें, कोई परेशानी नहीं, लेकिन राज्य में ही तो वोट दें। वही शहर का कूड़ा आप आपके कारण बढ़ रहा है, शहर की नाली आपके कारण भर रही है, वो सब सरकार अरेंज कर रही है, हम्म। तो आप काम यहाँ से कराओगे, वोट डालने बिहार जाओगे। हम्म। है ना? तो अब यदि उन्होंने ये कर दिया कि आपका रोजगार जब मिलेगा जब यहाँ के मतदाता के रूप में पंजीकृत हो गया, फिर क्या होगा? तब तो मुश्किल हो जाएगी। यही दिल्ली में भी ये दिल्ली में भी होना चाहिए। आपको बताऊं, ये बहुत जरूरी है। ये बात दिल्ली तो में है। प्रवासियों का इतना वजन है, ठीक है रोजगार के लिए सबको छूट है, वहां की स्थिति बहुत खराब है, हमें उनसे कुछ नहीं, हम भी ऐसे ही बुंदेलखंड से दिल्ली में आके बसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि रोजगार हम यहाँ करेंगे, वोट वहां डालेंगे। कमाएंगे खाएंगे यहाँ पर, और वोट गिरना होगा तो वोट गिरेगा उधर ही सीतामढ़ी में। है ना? पंकज जी, एक खबर और है, शायद आपकी नजर में आई हो, इस पे और बातचीत कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में दस हम्म, हजार तीन सौ चौरासी गांवों को चयनित किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार ने 2500 गांवों के विकास के लिए धनराशि भेजी थी। सिर्फ हम्म। 700 का ही विकास हो पाया है, बाकी धनराशि कहाँ गई कुछ पता नहीं। यस, ये बहुत सामान्य चीजें हैं। सरकारी धन का इस प्रकार से उपयोग करना, जब एक डिस इन्वेस्टमेंट का जो इंचार्ज सीनियर आईएएस है वो पूरे मसले में फंस सकता है, तो ये आग तो नीचे तक ही आ रही है ना। आप हम्म। इससे ज्यादा संवेदनशील खबर मैं आपको बताऊं, अभी जी। सुप्रीम कोर्ट के एक जजेस का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर हम्म। के विस्थापित लोगों की स्थिति को देखने को गया। आपने पढ़ा हम्म। होगा कि जज गए हम्म। उस हम्म। प्रतिमंडल में। सुप्रीम कोर्ट का एक जज है एन कोटेश्वर सिंह, हम्म। वो मैतेई है। क्योंकि वो मैतेई हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भले ही हों, हम्म। इसलिए वो कुकी इलाके में नहीं गए, और उनको खतरा था कि वो वहां उनको कोई सुनेगा नहीं, या वहां पर, यानी हम विभाजन की इस स्तर पर खड़े हुए हैं। फिर से हम पहली खबर पे आते हैं,
हमने जो न्यायपालिका जुडिशरी है उसको इस हम्म। स्तर पे खड़ा कर दिया है कि तू डोभाल का आदमी है, कि तू अमित शाह का आदमी है, तू मेतई है कि तू कुकी बिल्कुल। है ना। उसको स्टेचू कहते थे, न्याय मूर्ति कहते थे, मूर्ति का कोई धर्म नहीं होता था, वो केवल पत्थर की होती थी। हम्म। देखिए वो अब मेतई हो गया, वो कुकी इलाके में नहीं जा सकता है। मतलब विभाजन अपने चरम स्तर पर है, इसका मतलब ये अंदर ही अंदर भारत क्योंकि में इतनी ज्यादा टूटन पैदा कर दी गई है, तमाम दरारें हैं और भरने वाला कोई नहीं, बढ़ाने वाले ही हैं सिर्फ। आरएसएस की आरएसएस की नफरत नेहरू जी से यही तो थी कि नेहरू जी इन सब दरारों के खिलाफ थे। नेहरू युग का अंत होना ही आरएसएस का मजबूत होने की वही शुरुआत होती है जहां नेहरू एरा समाप्त होती है। हम्म। सरकार के सामाजिक और आर्थिक नीतियों में जैसे ही नेहरू खत्म होते हैं, हम्म। वहीं से ये सब शुरू हो जाता है। देखिए कोई जब भी कंपोजिट सोसाइटी होती है, वैविध्यपूर्ण सोसाइटी होती है, उसमें टकराव, थोड़े बहुत झगड़े, ये सभी जगह होते हैं। बिल्कुल। लेकिन नफरत इस लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस दूसरे इलाके में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट का जस्टिस देवकीनंदन खत्री किस्म के कॉन्स्पिरेसी में फंसा हुआ है। और हमने किसी की मौत हर के जगह, बाद ये तय किया जा रहा है कि वो हिंदू बना रहेगा या फिर कि ईसाई मुसलमान बनेगा या बनेगा, फिर किस धर्म का क्या होगा। बिल्कुल। मुसलमान में कुछ भी बना रहेगा। हम्म। और उस पोजीशन में कि एक एमएलए उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि योगी पे तो जादू टोना किया हुआ है, वो तो दूसरे के इशारे पे चलता है, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। ठीक ऐसी स्थिति अभी मध्य प्रदेश में हुई है। मध्य प्रदेश के एक विधायक ने भी विधानसभा में खड़े होकर बोला कि पूरा तंत्र भ्रष्ट है। तो जैसे नंदकिशोर गुर्जर को नोटिस दिया गया, वैसे मध्य प्रदेश में भी एक विधायक को दिया गया, उसकी खबर दिल्ली तक नहीं आती हाँ, नहीं आई है, ये बात है तो ना। है। उसने तो विधानसभा में बोला कि कैसे जमीनों के बंटवारे है, उसके अंदर उसका पूरा आरोप मोहन यादव और उसको लेकर था, ये सिंहस्थ को लेकर, है एक ना। ऐसे ही आरोप तो कर्नाटक में भी तो लगा है। कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक ने विधानसभा में आरोप लगाया कि हनी ट्रैप में कई लोगों को फंसाया गया है। हनी ट्रैप 48 लोग हैं, 48 लोग। 48 लोग हैं। यस। उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनको भी कांग्रेस नोटिस दे देगी। नहीं, उनको तो कांग्रेस नोटिस नहीं दे रही, उस पर उसकी तो जांच बाकायदा शुरू करवा दी गई है, क्योंकि उसके अंदर सभी दलों के लोग हैं। हम्म। हाँ? बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, इसको यहीं खत्म किया जाए। हाँ, हाँ। थैंक यू।